देखिए हेडिंग डाल दी। चलो अब सबसे पहले एक चीज सुनो, मैं एक बार जितना भी पढ़ाया ना अभी तक उसको बिल्कुल शॉर्ट में एक चीज समझा रहा हूँ, समझना, ध्यान से समझना। अपन लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके अभी तक, अगर वैसे अपनी बुक्स में चैप्टर वाइज नहीं है बट अपन 3 चैप्टर पढ़ चुके क्योंकि मैंने नाम भी नोट किया। पहला चैप्टर था जिसमें सेक्शन 1 था और सेक्शन 2 था। सेक्शन 1 आपको ये सिखाता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट कहां कहां पे लागू हुआ है और कब से लागू हुआ है, और लास्ट ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिस पर कंपनीज एक्ट लागू हुआ है। वही पढ़ा था अपन ने, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर 2013 यानी प्रीवियस कंपनी लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करा वो कंपनी, स्पेशल एक्ट से चलने वाली कंपनी, 6 कंपनियां थी, है ना, सेक्शन 1। सेक्शन 2 में अपन ने डेफिनेशन से डेफिनेशंस पढ़ी है ना। सेक्शन 220 कंपनी की डेफिनेशन थी, है ना। 287 सब्सिडरी कंपनी की थी, 285 स्मॉल कंपनी की थी। अच्छा ये डेफिनेशन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो डिक्शनरी के जैसे नहीं चल रही। जैसे ए है, जैसे मुझे याद नहीं कौन सा है, ए से अगर कोई है तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ए से चालू होगी। कंपनी सी है, कंपनी सी से शुरू होता है तो 220, सब्सिडरी एस पे है तो 287, प्राइवेट कंपनी पी है तो एस के पहले ही आता है ना पी, है ना, और ए बी सी डी एफ जी के बाद में आता है तो प्राइवेट की 268, प्रोस्पेक्टस की उसके जस्ट बाद 269, ऐसे करके करके मतलब डेफिनेशन वाइज है। अच्छा है ना। जैसे अगर मैं बोलूं, एक थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा समझ लो, पब्लिक कंपनी का है, पब्लिक की थी 271, प्राइवेट की है 268। अब दोनों नाम पी से चालू हो रहे हैं, है ना, तो डिक्शनरी में क्या होता है, आर पहले आता है या यू, आर आता है, तो इसलिए प्राइवेट की 268 है और पब्लिक की 270, मतलब दे आर 100% फॉलोइंग डिक्शनरी डेफिनेशन, डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। अब सेक्शन 2 में अपन ने डेफिनेशंस पढ़ ली, ये आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपने सीखा कि कंपनी होती क्या है और कंपनियों की जो अलग अलग गंदे संदे शब्द हमें बार बार मिलेंगे, ये शब्दों का मीनिंग क्या है। मतलब जब आप अपने क्लाइंट को ये चीज समझाओगे कि भाई देख तू कंपनी खोलना चाहता है, कंपनी एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, आप उसको सेक्शन 1 और 2 से पढ़ाओ, मतलब पढ़ाओगे नहीं, बेसिकली कुछ टर्म समझाओ। वो आपसे क्वेश्चन करेगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब, क्योंकि भाई हमने तो 11-12 में सुना था बैलेंस शीट पीएनएल, हमने थोड़ी सुना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है। तो हमें वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड समझ में आएगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हर एक्ट का अलग अलग मीनिंग, तो वहां से क्लैरिफाई होगा। तो 1 और 2 में अपने क्लाइंट को समझा से इतना पाओगे कंपनी क्या होती है और जो भी शब्द मैंने आपको बोले उसका मतलब क्या होता है। फिर आप उससे अपने क्लाइंट से क्वेश्चन पूछोगे कि भाई कंपनी समझ में आ गई ना तुझे क्या होता है, अब तू सच में कंपनी खोलना चाहता है, उसने कहा हाँ खोलना चाहता है। तो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन पूरे 22 तक आप उसको ये समझाओगे, ये चीज सिखाओगे कंपनी खोलने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए किन सभी पेपर्स की तुझे जरूरत पड़ेगी, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे तेरी बुरी कंपनी टिकी रहेगी, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंपनी के रूल्स बताए। तो आप सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सिखाओगे कि प्राइवेट बनानी है तो 2 लोग, पब्लिक बनानी है तो 7 लोग और ओपीसी बनानी है तो एक सिंगल, सेक्शन 3। सेक्शन 4 में आप सिखाओगे कि कंपनी को बनाने से पहले, जैसे घर को बनाने से पहले पिलर्स बनते हैं, कंपनी को बनाने से पहले उसका मेमोरेंडम बनेगा। तो मेमोरेंडम क्या होता है, कितने क्लॉज होते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज, नेम क्लॉज, ये फाइनेंशियल सॉरी ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये सारी चीजें उसमें। सेक्शन 5 आपको सिखाएगा कि सर मेमोरेंडम को सपोर्ट भी करोगे ना, तो उसके लिए आर्टिकल एओए बनाओ,
तो ऐसे सेक्शन 5, फिर 6, 7 आया इनकॉर्पोरेशन। जब आप ये सारे बना लोगे तो इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, सेक्शन 7। सेक्शन 8 ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा अगर चैरिटी का काम करोगे, नहीं करोगे तो चैरिटी करनी है तो सेक्शन 8 काम पे आएगा। सेक्शन 9, 10 छोटे मोटे सेक्शन है, इफेक्ट क्या है एमओए का, इफेक्ट क्या रहेगा, ये सब चीजें। फिर अच्छा, फिर उसका क्वेश्चन आएगा कि सर मान लो मैंने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव गलत लिख दिया, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव में चेंज करना है, तो क्या करूंगा मैं, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए सेक्शन 13। अच्छा, रूल्स छोटे मोटे रूल्स में चेंज करना होगा तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14। अब सर अगर मुझे नाम चेंज करवाना हो, अपनी कंपनी का नाम चेंज करवाना हो, क्यों पुरानी कंपनी से मैच हो रहा है, पेटेंट राइट से मैच हो रहा है, चेंज करवाना पड़ेगा, कैसे करवाऊंगा, सेक्शन 60 रेक्टिफिकेशन। क्लियर। सर मेरी एक होल्डिंग कंपनी है, मैं उसके शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मतलब एक कंपनी है जिसके मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, मेरी होल्डिंग, क्योंकि उसके मालिक ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने उसके बिजनेस में लगाया, जो भी है, क्या मैं खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, क्यों नहीं, सेक्शन 19। मुझे आप ये बताओ कि आप कह रहे हो कंपनी की कॉमन सील होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम पे घर, गाड़ी, बिल्डिंग कुछ भी खरीद सकती है, कौन साइन करेगा कंपनी की जगह, की मैनेजरियल पर्सन सेक्शन 20। कौन होता है की मैनेजरियल, क्वेश्चन नेक्स्ट। सर सीएस भी बन सकता है, कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर भी बन सकता है, मैनेजर भी बन सकता है, सीईओ भी बन सकता है ना, एफसीओ भी बन सकता है। अब बाकी वो डिपेंड करता है कि ओनर को किसको बनाना है। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आई कि कंपनी बनाने के लिए और जो बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें चेंजेस करने के लिए आपको किन कंडीशंस को पूरा करना है, मतलब दिस इज ऑल द प्रोसेस टू फॉर्म और टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। फिर सेक्शन 23 से नई कहानी चालू हुई, जहां पे आपको ये सिखाया जाएगा कि जब कभी भी आपको पैसा रेस करना है, मैं ये नहीं बोलूंगा शेयर्स को रेस करना है, जब कभी भी आपको पैसा रेस करना है तो पैसा रेस करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। मैं क्लैरिफाई करूं, मैं कह रहा हूं कि जब आपको पैसा रेस करना है, नॉट शेयर्स नहीं बोल रहा मैं, तो सिक्योरिटीज बेसिक एग्जांपल है। अब भाई प्राइवेट कंपनी खोलोगे, दो पार्टनर्स होंगे तो शेयर्स बांटोगे ना आपस में, पब्लिक कंपनी खोलोगे 7 लोग आपस में शेयर्स बांटोगे ना, कैसे बांटोगे, जरूरत पड़ेगी और पैसे में जो डिवेंचर लोगे ना, तो सिक्योरिटीज को ऑफर करने का तरीका क्या। प्राइवेट कंपनी खोलोगे तो पैसा कहां कहां से ले सकते हो, पब्लिक कंपनी खोलोगे तो पैसा कहां कहां से ले सकते हो, वही प्राइवेट में 3, पब्लिक में 4 थे, प्राइवेट में बोनस इश्यू, राइट इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट, और पब्लिक में 4 चीजें, बोनस, राइट, बोनस इश्यू, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर, यहां पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने कि सर एक बात बताओ, ये सारी जो सिक्योरिटी, ऐसा शेयर्स नहीं सिक्योरिटीज है ना, ये सारी सिक्योरिटी इशू करूंगा, सबसे पहली चीज क्या लगेगी, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कैसे बनेगा, कैसी कैसी इंफॉर्मेशन, जनरल, फाइनेंशियल, स्टैट्यूटरी, किस टाइप की इंफॉर्मेशन के अंदर कवर होंगी, प्रोस्पेक्टस के अंदर किसका नाम लिखा होना चाहिए, किसका साइन होना चाहिए, कितने दिन में रजिस्टर को सबमिट हो जाना चाहिए, ये सब चीजें, सिक्योरिटीज इशू करने का तरीका क्या। फिर इसके बाद आप आए कि सर मान लो कि मैं कोई प्रोस्पेक्टस में कोई गलती से कोई कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलत लिख दिया, क्या लायबिलिटी आएगी, क्या मैं क्रिमिनल बन जाऊंगा, क्या मैं क्रिमिनल बनूंगा तो मुझे सजा होगी, सजा कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें आपको सिखाई है। फिर आपने कहा अच्छा सर एक बात बताओ, मैं तो लिस्टिंग करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं कंपनी खोलूं और अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा दूं, क्या तरीका होता है उसका। तो फिर आपको प्रोसीजर बताया कि सेबी को एप्लीकेशन दो, इतना कमीशन का रेट होना चाहिए, इस तरीके से प्रोसीजर, अपने प्रोस्पेक्टस में स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिखोगे, वो सारी चीज। अच्छा मैं पब्लिक ऑफर दूंगा तो पब्लिक ऑफर में मिनिमम एप्लीकेशन पे कितना पैसा आना चाहिए, 5%। अगर 60 दिनों में अलॉटमेंट नहीं दे पाया तो पूरा पैसा वापस, 15 दिन में वापस नहीं कर पाया तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें। एप्लीकेशन नंबर का है, हाँ भाई, अच्छा, हाँ एप्लीकेशन में तो वापस करेंगे ना, और उस पे इंटरेस्ट भी वापस, ठीक है। और फिर लास्ट चीज है कि सर प्राइवेट प्लेसमेंट और बता दो क्या होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक साल में कितनी बार दी, एक साल में 200 ज्यादा लोगों को ऑफर नहीं दे सकते, और एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते। प्राइवेट प्लेसमेंट में आप जो भी शेयर्स है उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ी।
तो अभी तक तुम लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है सेक्शन 42 तक, तुम लोगों को अभी तक इतना क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि कंपनी में पैसा इशू करने का तरीका क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स मंगवाऊंगा तो प्रोसीजर है मेरे पास सेक्शन 42। पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स मंगाऊंगा, प्रोस्पेक्टस कैसे बनाना है, क्या करना है, सेक्शन 23, 26 मुझे बता रहे हैं। अगर मैं डिबेंचर इशू करना चाहता हूं तो इशू करने का तरीका क्या होगा, डिबेंचर क्या होगा ये नहीं पढ़ा मैंने, डिबेंचर का मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, डिबेंचर का मीनिंग मुझे नहीं पता, बट डिबेंचर को इशू करने का तरीका मुझे पता है। क्लियर है बात? चल, तो आज अपन लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। ये टॉपिक बिल्कुल उस प्रोसेस के बाद वाला ही टॉपिक है कि जो क्लाइंट आपके सामने बैठा है आप उसको शेयर्स का मतलब समझाओ, डिबेंचर का मतलब समझाओ, क्योंकि अभी आपने उसको क्या बताया, पैसा शेयर के थ्रू भी आ सकता है, डिबेंचर के थ्रू भी। शेयर्स लाने के लिए आपको ये प्रोसीजर्स पूरे करने पड़ेंगे, डिबेंचर भी ऐसे प्रोसीजर, डिबेंचर अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा ले तो ये प्रोसीजर, इक्विटी शेयर को लिस्ट करवाना है तो ये प्रोसीजर। अब उसका क्वेश्चन ये है कि इक्विटी शेयर्स होते क्या, डिबेंचर्स होते क्या, इक्विटी शेयर्स की कैटेगरीज क्या है ना, बेसिकली शेयर कैपिटल कैटेगरीज क्या है ना, इक्विटी शेयर जस्ट एक पार्ट है। क्लियर? तो सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72 तक हम लोग सिर्फ यही सब चीजें पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बोनस इशू कैसे करते हैं, राइट इशू कैसे करते हैं, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी कैसे करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ोगे। शेयर कैपिटल बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे, शेयर कैपिटल को कम करना है तो कैसे करोगे, मतलब जो भी चीज पढ़ोगे वो या तो शेयर कैपिटल के रिलेशन में पढ़ोगे या फिर डिवेंचर के रिलेशन में, सेक्शन 43 से 70। अब यहाँ पे अपन ने जो चैप्टर वाइज चीजों को बांटा है ना, इससे तुम्हें एक बेनिफिट मिल सकता है, तुम्हें सेक्शन याद होने में थोड़ी सी मदद मिलती है, बहुत तो नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिलेगी। बाकी तो एक ही अच्छा तरीका होता है, बार बार सेक्शन को लिखो, उसका नाम बाजू में लिखते चलो, ऐसे 10 बार कर लोगे याद हो जाएंगे। 1 से 2 एक सेक्शन है, 3 से 22 एक चैप्टर है, 23 से 42 एक चैप्टर है, 43 से 72 एक चैप्टर है, 73 से 76 ए तक एक चैप्टर है, 77 से 87 एक चैप्टर है, 78 से 122 एक चैप्टर है, 123 से 138 चैप्टर है, 139 से 148 एक चैप्टर है। इतने चैप्टर्स हैं जिसमें से हम लोगों को यहां तक तो पूरा पढ़ना है, सीएमए इंटर में हमें यहां तक तो पूरा ही पढ़ना है। ये वाले कुछ कुछ सेक्शंस अपन को पढ़ने हैं, पूरे नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब 90% है, कुछ कुछ ही नहीं, ये हमें है ही नहीं पूरे थ्रू आउट दी सीएमए इंटर नहीं है, ये तुम्हें है, लेकिन ये कहाँ है पहले ही बता देता हूँ, ऑडिट में। ये तुम पढ़ोगे ऑडिट में, तुम्हारी एक बुक होगी, पेपर नंबर 12 नाम होगा या 11 या 12, ऑडिट, वहां पे पढ़ोगे कंपनी ऑडिट है ये, मतलब ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करते हैं, है ना, तो ये वो टॉपिक है। चलो, हाँ वो 76 ए है, मतलब 76 भी है और लास्ट 76 ए भी है, हटा दो 76 की तरह, मतलब ए इसलिए दे दिया, एक सेक्शन 76 है, 77 भी था। अब एक नई चीज आई, नया रूल आया, कहाँ डालोगे, 77 तो बना नहीं सकते, अच्छा सर 470 के बाद 480 के बाद डाल दो, जहां पे सेक्शन खत्म हो उसके बाद डाल दो, लेकिन क्या होगा, चैप्टर के बाहर हो गए ना, इसलिए फिर उन लोगों ने 76 ए नाम से कहा। अब कुछ नया भी आएगा तो वो बी बन जाएगा, आगे डालोगे तो वही प्रॉब्लम होगी ना यार, कि इंसान को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि सर एक जैसे दिए हुए जो रूल्स होते हैं वो एक सेक्शन के अंदर होते हैं, एक चैप्टर के अंदर है, वो मिसप्लेस हो जाएगा। चलो, तो सेक्शन 43 अपन स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। चलो, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, शेयर कैपिटल की, है ना, डिवेंचर बाद में कब पढ़ेंगे, ये सेक्शन 71 और 72 है, ये अपन को अभी नहीं पढ़ना, अभी बहुत टाइम लगेगा वहां तक जाने। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, सेक्शन 43। शेयर कैपिटल में बेसिकली दो चीजें होती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ देना, लिखवाऊंगा। भी दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप तुम लोगों ने कभी अपनी लाइफ में पढ़ा नहीं होगा, सुना हो सकता है। एक आपके विथ वोटिंग राइट्स होते हैं, है ना। अगर ऐसे ही लिख दूं मैं तो बोल दो नॉर्मल है, जो नॉर्मल शेयर होते हैं। एक होते हैं विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसको आप कहते हो डीवीआर। एक होते हैं डीवीआर, ठीक है। कौन सी कंपनी जिसने डीवीआर इशू करे? सर एक कंपनी है टाटा मोटर्स, जिसने डीवीआर इशू करे इंडिया में। एक है फ्यूचर रिटेल, जिसने डीवीआर इशू करे। बाकी इंडिया में दो कंपनियां जिसको मैं जानता हूँ, शायद वो दो ही है, कोई तीसरी मैंने सुनी नहीं। तो दीज वर दी टू कंपनीज जिसने डीवीआर इशू करे। एक अलग टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, एक बार लिख लो फिर आगे डिस्कस। डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट कहाँ पे? अच्छा ये नॉर्मल लिखा है ब्रैकेट में, नॉर्मल। बुक दिखाना। हो गया, सुने? चलो अब देखो, वैसे तुम लोग अकाउंट्स की बुक में पढ़ोगे तो इक्विटी शेयर हैज सो मेनी डेफिनेशन। सर इक्विटी शेयर मतलब ओनर्स फंड, मतलब मालिकों का पैसा, है ना। इक्विटी शेयर मतलब जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जो मीटिंग में किसी भी वोट पे अपना हक जता सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। कंपनी के मालिक हैं ओनर्स, डिविडेंड मिलता है इनको रिटर्न में, ये सारी चीजें पड़ी हो। प्रेफरेंस शेयर्स में तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। एक चीज हमेशा याद रखना कि डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर साल फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिविडेंड किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड इज ओनली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो किस बात का? ठीक है, तो एक चीज याद रखना, इक्विटी शेयर्स जो हैं उनको प्रॉफिट मतलब उनको डिविडेंड देना इज नॉट कंपल्सरी। इफ कंपनी विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू इक्विटी शेयर्स। बट कंपनी की इच्छा हो या ना हो, कंपनी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बट डिविडेंड शुड ओनली पेड इफ कंपनी हैज अर्नड प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है तो बात ही नहीं होगी ना डिविडेंड। ये दोनों लोग मालिक हैं, ये दोनों लोग ही ओनर्स हैं। घर के लोग किसी भी प्रोग्राम में लास्ट में खाना खाते हैं ना, नहीं भी बचेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वही लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बचे हुए लोग हैं जिनको बचा हुआ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो तो इन दोनों को ही नहीं मिलेगा। सर थोड़ा सा बचा, किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। ठीक है, तो इसको आप उस सेंस में, घर में दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। हर चीज में
बड़े भाई से ज्यादा प्रेफरेंस छोटे भाई को मिलती है, घर में जो छोटा होता है उसको थोड़ी सी ज्यादा मतलब लाड़ प्यार किया जाता है अभी। तो सेम वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर से पहले मिलता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर, अगर आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड बांट रहे हो तो पहले प्रेफरेंस को देना, इक्विटी वालों को नहीं बांट रहे तो भी प्रेफरेंस को देना। ये तो प्रॉफिट की बात होगी। शेयर्स एक टाइप के ओनर्स का पैसा होता है, तो शेयर्स का पैसा कब वापस लौटाना पड़ता है? कभी नहीं लौटाना पड़ता। कंपनी की इच्छा हो तो वापस लौटाए, नहीं इच्छा हो तो कभी नहीं लौटाए। जब कंपनी बंद होगी पैसा बचेगा तो पैसा लौटा देगी, ठीक है। मतलब इक्विटी वालों का पैसा लौटाने की कोई वो दिक्कत नहीं है तो लौटाओ, नहीं है तो मत लौटाओ। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो इनको पैसा लौटाना कंपल्सरी। मतलब अगर पैसा लौटाने की बात आएगी तो भी प्रेफरेंस किसको मिलेगी? तो डिविडेंड के टाइम पर भी पहली प्रेफरेंस इसकी, रीपेमेंट के टाइम पर भी पहली प्रेफरेंस इसकी। पैसे कम बचे, जितने ही बचे पहले प्रेफरेंस को दो। क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी कोई भी ऐसे शेयर होल्डर विच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसे शेयर्स जिसको कंपनी में इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस मिले। मतलब जब इक्विटी शेयर को कुछ मिलेगा ना, मतलब अगर बड़े भाई को कुछ मिलेगा ना तो छोटे को तो मिलेगा ही, दैट इज प्रेफरेंस। लेकिन अगर छोटे भाई को कुछ मिलेगा तो इट इज नॉट कंपलसरी कि वो बड़े को भी मिले। तो अगर प्रेफरेंस को ही कुछ दिया जा रहा है तो उसका इक्विटी को देना कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स व्हिच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। अच्छा, वैसे वही मैंने कहा बहुत सारी डेफिनेशन है, बट अपनी बुक ही थी अजीब सी है, जिसने मतलब कंपनी एक्ट इतना अजीब सा जिसने बहुत छोटी डेफिनेशन। प्रेफरेंस शेयर मतलब वो शेयर जो इक्विटी शेयर से जिसको इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जिनको प्रेफरेंस से कम प्रेफरेंस मिलती है। ये दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। ये अपने एक्ट के हिसाब से वो इतना इजी क्वेश्चन आएगा। अब मेजर चीज जो है जो हमारे एग्जाम की है लिखने लायक है, तो पहले प्रेफरेंस के बारे में लिखते हैं, फिर इक्विटी पे आएंगे और फिर डीवीआर डिस्कस करेंगे। डीवीआर इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो उसको आराम से शांति से डिस्कस करते हैं। अभी पहले ये प्रेफरेंस और इक्विटी कवर कर लें। सबसे पहले प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। किस टाइप के प्रेफरेंशियल राइट्स? सर दो टाइप्स। पहला टाइप रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, और दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ, और ये जो प्रेफरेंशियल राइट्स है वो किससे ज्यादा प्रेफरेंस है? ओवर इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which get preference over equity share in two cases: in respect of payment of dividend and in respect of repayment of money in case of wind up। सर वाइंड अप के टाइम पर पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। दिखाई नहीं दिया अब? उधर से दिखाई दे रहा है, उस पे से दिखाई दे रहा है? सही है, देखो हो गया। मतलब क्लियर है? अगर इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा तो उससे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिल जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, वाइंड अप के टाइम पे, वाइंड अप मतलब जब कंपनी बंद हो रही है
अगर उस टाइम पे कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, सॉरी उस टाइम पे कंपनी जब पैसे लौटाएगी तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा लौटाएगी। ठीक है, ओनर्स ये भी होते हैं वो भी होते हैं, ये भी मालिक है वो भी मालिक है। डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस अपन इसके बाद डिस्कस वो भी करेंगे, पहले थोड़ा बुकिश लिखना फिर आगे। अब इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि सर कोई भी ऐसे शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं। बेसिकली ओनर्स फंड होते हैं, वोटिंग राइट्स होती हैं, पावर्स होती हैं, चीजें डिसाइड कर सकते हैं, रीपेमेंट में कितना डिविडेंड मिलेगा कुछ अता पता नहीं रहता है। क्लियर? तो बाकी अभी डिफरेंस देखेंगे तब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफर करेंगे चीजों को कि कौन कौन से पॉइंट है जहां पे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर आर डिफरेंट विद ईच अदर। सॉरी, उल्टा बोल। हाँ, अब सही बोला। जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेफरेंशियल इलेक्ट नहीं, इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेफरेंशियल को इलेक्ट नहीं कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट नहीं कर सकते, वोटिंग पावर्स नहीं, वोटिंग पावर ही नहीं है ना बेचारा का, क्या इलेक्शन, इलेक्शन में तुम वोट देना है तुम्हें भगा दिया। इक्विटी शेयर हर केस में फायदा इक्विटी के पास है। देखो कंडीशंस बनती हैं, नुकसान होगा तो किसी का फायदा नहीं है, कम प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस का फायदा है, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इक्विटी का फायदा। ये सब पढ़ाऊंगा एफएम में, ये सब एफएम में पढ़ाऊंगा कि भाई इक्विटी को ज्यादा फायदा क्यों होता है, प्रेफरेंस को कम फायदा क्यों होता है, डिवेंचर। अगर सबसे ज्यादा तीनों में से ये जहाँ पे एक दो और ये तीन नाम लिखते हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है वो है इक्विटी शेयर, इनसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। क्या पूरा मैम लॉ पूरा 100 मार्क्स का मेरा है, मैं मेरा पार्ट बता रहा हूँ। मेरा ग्रुप 1 में 100 मार्क्स का लॉ है पूरा, ग्रुप 2 में 50-60 कितने का एफएम, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा मेरे पास है, ऑडिट पूरा मेरे पास है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे पास है, ईआईएस जो तुम्हारा आईटी वाला है वो, मतलब 800 में से अराउंड 300 प्लस मार्क्स मेरे पास है। ये चलो मुझे अब हाँ इसके बारे में लिखना था, सुन लो ये पहले सुन लो, इसके बारे में अलग से लिखवाऊंगा, यहाँ कुछ नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है। इक्विटी शेयर्स को दो कैटेगरीज में बांटा है, ये कोई कैटेगरी नहीं है क्योंकि यार ये समझानी थी तो उसके बारे में कुछ लिख। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और एक इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जिसको इन शॉर्ट डीवीआर कहते हैं। दो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने डीवीआर इशू करा है, एक टाटा मोटर्स जैसी कार बिकती है ना उसने, और दूसरा फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर रिटेल नहीं पता मुझे क्या करती है एग्जैक्टली, रिलायंस से अटैच कुछ कंपनी है शायद, एक बार देख लेना, उसने भी डीवीआर इशू करे हैं। ठीक है, ये दो कंपनियां जो डीवीआर इशू करती है। अब डीवीआर क्या होता है, इक्विटी शेयर, जैसे टाटा मोटर्स की बात करूं तो टाटा मोटर का जो एक शेयर है, टाटा मोटर का एक जो शेयर है वो अप्रॉक्स बता रहा हूँ 450 मार्क्स का है। ठीक है, टाटा मोटर्स का एक जो शेयर है वो अप्रॉक्स 450 रुपए का है, मार्क्स बोल रहा था। और अगर टाटा मोटर का एक डीवीआर उठाओगे तो वो 230 या 250 का होगा, है ना, ये रियल में है, मतलब देख भी सकते हो, अगर इंटरनेट गूगल करोगे तो मिल जाएगा। डीवीआर का मतलब होता है कि सर आप भी हमारे शेयर होल्डर, डीवीआर भी इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, उनसे कहते हैं देखो भाई तुम पूरे बिल्कुल इक्विटी शेयर के जैसे, बस हम तुमसे कोई भी एक राइट जो है ना वो छीन रहे। इक्विटी शेयर्स के पास जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी अधिकार होते हैं, उसमें से कोई एक अधिकार छीन, वो अधिकार किस टाइप का होगा, कौन सा होगा, हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि हर कंपनी जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग राइट्स छीन। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है ना, ये मान लो बेचारा सगा बेटा ये सौतेला है, सारे राइट से बस एक एक ही राइट नहीं है।
हाँ, वोटिंग पावर भी हटा सकती है, वोटिंग पावर हटा सकती है, डिविडेंड रिड्यूस कर सकती है, रीपेमेंट के टाइम पे गारंटी वारंटी, मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कोई भी एक राइट आपका छीन लेगी, रीपेमेंट का के टाइम पे कोई राइट, डिविडेंड के टाइम पे कोई राइट, वोटिंग पावर मेजरली छीनी जाती है सबसे ज्यादा अगर छीना है। तो शेयर भी सस्ता है ना उनका, शेयर भी सस्ता है। तो एक ही रिस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और वो रिस्पेक्ट होता है जहां पे कंपनी उनका कोई भी इक्विटी शेयर का कोई भी एक राइट कम करती है, तो वो क्या बन जाते हैं, डीवी। आज के टाइम पे रियल लाइफ में दो ही कंपनी है, टाटा मोटर्स और फ्यूचर हीट। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ नाम लिख लेना उन दोनों के ना, ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, ये कुछ टाइप नहीं होता, मैं अभी बता रहा हूँ। नॉर्मल इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, फ्यूचर रिटेल। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस टू इशू, कंडीशंस टू इशू, कंडीशंस टू इशू हेडिंग। अभी सेक्शन 43 चल रहा है, ये रूल्स पे आ गए अपन थोड़ा सा, कुछ कुछ रूल्स भी होंगे जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। टू इशू इक्विटी शेयर्स विथ डीवीआर, विथ डीवीआर। अगर कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है तो उसको कौन कौन सी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। सर ये बात आपने एक्ट के अंदर क्यों नहीं बताई, आप ये कहा है, मैं रूल्स में आएगा लिख लो, वहां पे रूल है ना, रूल 4, नाम भी लिख लो रूल का, रूल 4। हाँ, ये जो अपन हेडिंग डाली ना, ये रूल 4 में आती है, कंडीशन डाली रूल में आती है, मतलब ये सेक्शन 43 का पार्ट नहीं। अब मैंने आपसे बोला एक इक्विटी शेयर्स होते हैं डीवीआर, तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा भाई, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स तो हमें ढंग से पता नहीं है, ऊपर से डीवीआर और आ गया। तो डीवीआर बेसिकली होता क्या है, तो इन लोगों ने बताया कि भाई एक वोटिंग राइट अलग होता है, बाकी इक्विटी जैसे होता है। ठीक है, अब अगर आपको मीनिंग तो एक्ट के अंदर पता चल गया ना डीवीआर क्या होता है, अब आपको सच में इशू करना है, तो एक्ट कहता है अगर सब कुछ यही डाल दूंगा मैं, सब कुछ सारी चीजें इसी एक्ट के अंदर डाल दूंगा, तो एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, पढ़ने वाले के लिए, एग्जाम देने वाले के लिए, चेक करने वाले के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा एक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट बुक बना के रखी, कंपनीज रूल्स, वहां पे जाके पढ़ लो डीवीआर कैसे इशू होते हैं, मतलब कोई भी कंपनी अगर डीवीआर इशू करना चाहती है तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। चलो पहली कंडीशन, ऑथोराइज्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय एओए। दूसरा, पासिंग ऑफ, दूसरा पॉइंट, पॉइंट्स में लिखना है ना, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लेना, इस पॉइंट के सामने एमसीक्यू लिख लेना, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, है ना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका। क्या है, बहुत छोटी सी बात है, आप है ना जब जितनी भी अभी चीजें पढ़ोगे, हर जगह एक चीज सुनोगे, अगर आपको ये चीज पास करनी है, अगर आपको ये चीज अप्रूव करनी है, तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। ये करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन, बार बार एक ही शब्द मिलेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है, इन दैट सिचुएशन उसको किस टाइप के रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपन देख के पढ़ेंगे, यार स्पेशल ही होगा आंसर, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन इसका आंसर ऑर्डिनरी फंस सकते हैं, तो इस चीज को एमसीक्यू की तरह मार्क। तीसरा पॉइंट, शेयर विद डीवीआर, शेयर विद डीवीआर shall not exceed 25%, नहीं shall not exceed 20%, सॉरी,
shall not exceed 20% of total voting power after post issue after post issue Next point, company has not defaulted in filing financial statements and annual return अब ये अपनी जो बुक है ना उसकी दूसरी खराबी। अब मैं 2 वर्ड लिखवाया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक एनुअल रिटर्न। क्या होता है एनुअल रिटर्न, क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं पता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा बताओ? नॉर्मली बैलेंस शीट आना चाहिए, पीएनएल आना चाहिए, लेकिन कंपनी के इसमें कैश फ्लो भी आता है, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, सारी चीजें आती है। बट क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन दिया ही नहीं। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जहाँ पे डेफिनेशन शुरू होती है क्लॉज 2A से और खत्म होती है क्लॉज 295 पे। तो ये 95 डेफिनेशंस होती है। अब तुम्हें कोई शब्द मिला यहाँ पे, अभी बहुत अजीब से वर्ड मिलेंगे आगे जाके, अब तुम बोलोगे इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो तुम एक्ट को रेफर तो कर सकते हो एटलीस्ट। ये सब प्रॉब्लम्स होती है, बताऊंगा बाकी। चलते चलो आगे। नॉट डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर, वो उस पॉइंट को कंटिन्यू करो, फॉर 3 financial years, for 3 financial year. Next point, no default in payment of dividend. To preference shares, नहीं यार, टू प्रेफरेंस शेयर और टू इक्विटी शेयर्स, नहीं प्रेफरेंस शेयर बाद में। टू इक्विटी शेयर्स, next point, no default in payment of dividend of preference shares, dividend to preference others into एक और पॉइंट, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, लोन, मैच्योर डिपॉजिट एक्सेट्रा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, मैच्योर डिपॉजिट एक्सेट्रा। डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, बड़ा टॉपिक है बहुत। लास्ट पॉइंट है इस वाले टॉपिक का, देखो, कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड, company has not been penalized by court or tribunal during last 3 financial years, during last three financial years, ठीक है। ये सारा टॉपिक जो है वो एक पॉइंट का है, ठीक है। ये एक कंडीशन है पहली कि भाई जो भी कंपनी है जिसको क्या इशू करना है, डीवीआर, तो उसको पहले कुछ शर्तें पूरी करनी।
कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होना चाहिए कि कंपनी डीवीआर के थ्रू शेयर्स इशू कर सकती है, तभी कर पाएगी। आर्टिकल कौन बनाता है? कंपनी खुद। तो उसने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल कर देना, चेंज कर दो। दूसरा, कंपनी को डीवीआर इशू करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। याद रखना, स्पेशल नहीं, ऑर्डिनरी। कंसेंट कितनी चाहिए होती है? 50% से ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा कंपनी जो डीवीआर इशू कर रही है उसका टोटल 20% से ज्यादा वोटिंग पावर में हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर इनिशियल या ओल्ड कर देता हूं, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 10 लाख है, ठीक है, और मैंने न्यू डीवीआर इशू कर दी, तो मैं मैक्सिमम मान लो मैंने कर दिए 3 लाख, ठीक है। कितना हो गया ये तो टोटल? 13 लाख। तो एक बार 3/13 इंटू 100 करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 40 समथिंग आएगा आई थिंक। नहीं सॉरी 3/13 ही करना चाहिए। 23% आ रहा है। 23 पॉइंट मतलब 20% से कम है कि ज्यादा? ज्यादा है, ज्यादा है ना, नहीं कर सकते। अब 2.5 लाख करके देखो, ये हो जाएगा 12,50,000। तो 2.5/12.5 एग्जैक्ट 20 आएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ये कर सकते हैं। मतलब जब आप डीवीआर इशू करो तो ये जो अमाउंट है ना, इसको बोलते हैं पोस्ट इशू अमाउंट। इसका 20% से ज्यादा नहीं होगा। अगर 20% से ज्यादा हुआ वापस कर दो पैसा, क्योंकि रूल तोड़ दिया। क्योंकि डीवीआर ऐसे शेयर्स होते हैं जो आप बहुत ज्यादा मात्रा में इशू नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर कंपनी तभी डीवीआर इशू कर सकती है अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न प्रॉपरली सबमिट करे हो लास्ट 3 इयर्स, मतलब पिछले 3 सालों में जब जब एनुअल रिटर्न का टाइम आया है कंपनी ने एनुअल रिटर्न सबमिट किया। एक चीज बता देता हूँ, एनुअल रिटर्न की जो लास्ट डेट थी वो थी 30 नवंबर, मतलब अभी जो 5-6 दिन पहले बीत गए ना, वो एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न सबमिट करना। और एनुअल रिटर्न का ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली सीएस का काम है, एनुअल रिटर्न का काम पूरा कौन करता है? कंपनी से। ऑडिट कौन करता है? सीए। और इस पे कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो मेजर एक्टिविटी कंपनी सेक्रेटरी की है, ठीक है। तो एनुअल रिटर्न एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी ने साल भर में क्या क्या किया वो सारी डिटेल्स उसके अंदर कवर करती है। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होता था ना, एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ, वो होता था जब फाइनल ईयर की एग्जाम्स हो जाते थे तो एक पूरा रिपोर्ट बन के आती है, रिपोर्ट कार्ड। तो वैसा ये कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, हमने साल भर में क्या करा। इसमें आपका पढ़ाई नहीं, मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करे, कितने लोगों से डील करी, किसको निकाला, कितनी पेनल्टी भरी, कितनी पनिशमेंट लगी, एसेट्स कितने खरीदे थे, कितने बचे, बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन को पता है। तो 3 साल लगातार कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा। कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया हो, कंपनी ने अगर डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया हो तो बांटना कंपल्सरी। मतलब मैंने अगर यहाँ खड़े होकर तुमसे कहा कि मेरी कंपनी जो है वो 50% 10% डिविडेंड बांट रही है, डिक्लेयर कर दिया ना, अब मुझे बांटना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी ने डिविडेंड की पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया, अब कंपनी डिविडेंड बांटेगी, ठीक है। मैंने बोला मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों को डिविडेंड बांट दूं, अभी मैं लाइबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रॉमिस नहीं करा। क्लियर? तो अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटने का प्रॉमिस करा तो उसको बांटना पड़ेगा। किसको? इक्विटी को भी और प्रेफरेंस को भी। लेकिन अच्छा, प्रॉफिट होगा तभी, वैसे भी लॉस होगा तो कंपनी ऐसी बात करेगी ही नहीं, ये कॉमन सेंस। इसके अलावा कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट, पेनल्टी वेनल्टी सब प्रॉपरली भरी हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं दिया, किसी का प्रिंसिपल नहीं दिया तो गवर्नमेंट रोक लेगी, लॉ रोक लेगा कि आप डीवीआर इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा कंपनी कभी भी फ्रॉड वगैरह के केस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल से पेनलाइज नहीं हुई। सर कोर्ट तो समझ में आता है, ट्रिब्यूनल क्या है?
ट्रिब्यूनल यानी स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल यानी स्पेशल कोर्ट। कैसी स्पेशल कोर्ट? कंपनी की कोर्ट को ट्रिब्यूनल कहते हैं, ठीक है, जहां पे कैसे केसेस जाएंगे, कंपनी एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करो आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये पूरा इतना जो टॉपिक पढ़ा है ना, ये आपका पहला रूल के अंदर आ गया, ये पहले रूल के अंदर के पॉइंट है। अब दूसरा रूल देख लो, रूल 4 है। रूल 4 का पहला पॉइंट था जिसके अंदर इतने सारे पॉइंट है। अब रूल 4 का सेकंड रूल, देखो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी, EXPLAIN, XPLAIN, ATORY, explanatory statement attached with notice of general meeting, notice of general meeting shall include notice of general meeting, क्या नहीं, कंटिन्यू कर दो, shall उसी से कर दो, ब्लैक से, shall include, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगी, shall include details of DVR, details of DVR। नेक्स्ट पॉइंट, ये तीसरा रूल बन गया ना, तीसरा रूल आ गया, दो लिख लिए, तीसरा एक लाइन के सारे। DVR cannot be converted into DVR cannot be converted into equity share with voting rights, equity shares with voting rights, equity shares with voting rights। एक और रूल लिख लो, हाँ, disclosure should be made in board report of the company. Disclosure should be made in board report of the company. नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट, DVR ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, शेयर होल्डर्स ऑफ DVR has all the rights which equity share has, except any one right. Last point, separate register should be maintained for DVR. Separate register should be maintained for DVR. ठीक है, नहीं ये रूल नहीं है कि आपको ये राइट रिस्ट्रिक्ट करना, क्या रिस्ट्रिक्ट करना है आपके पास डिपेंड है, कंपनी को जो रिस्ट्रिक्ट करना हो, ठीक है। अब सुन लो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, पहला पॉइंट तो क्लियर है, ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सर आप है ना DVR को इशू करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करोगे ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बारे में मेंबर्स को कैसे बताओगे? तो जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस दोगे ना, तो उसके साथ साथ क्या दे दोगे,
डीवीआर का भी नोटिस अटैच करो। अब ये जनरल मीटिंग क्या होती है, नोटिस क्या होता है, ये सब सुन लो। साल में एक बार, साल में एक बार तो हर कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग करवानी पड़ती है। ये टॉपिक भी कब पढ़ोगे, सेक्शन 88 से 122 के बीच में, वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है। तो साल में एक बार हर कंपनी को क्या करवानी पड़ती है, जनरल मीटिंग। डीवीआर का डिसीजन कहाँ पे होता है, जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में आप उस नोटिस के साथ एक पेज और चिपकाओगे और बोलोगे कि हमारी कंपनी जनरल मीटिंग वाले दिन डीवीआर से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहती है। तो आप लोग पहले से अपने पॉइंट बनाकर, तो हर कंपनी जो है वो डीवीआर इशू करने से पहले जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ क्या अटैच कर देगी, डीवीआर का नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर आप अगर, आपने सुना होगा प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। सारी चीजें जो है इक्विटी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन डीवीआर कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। एक पॉइंट कह रहा है कि सर इनको जो बेनिफिट मिलेगा, इनको जो राइट्स मिलेंगे, डीवीआर को जो राइट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, सब कुछ इक्विटी शेयर के जैसा, सिर्फ कोई एक राइट्स ही नहीं जाएगा। मतलब सर क्या डिविडेंड मिलेगा, मिलेगा, डिविडेंड पैसा मिलेगा, मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेंगे, मिलेंगे, और कुछ भी है वो भी मिलेगा, जो भी कुछ मिलता है सब मिलेगा, कोई एक चीज छोड़ के। क्या मैंने जितनी भी चीजें मिलेंगी बोला ना, उसमें से कोई एक चीज को कम कर, क्योंकि मैं कम नहीं कर सकता इसलिए मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा, कम करने का काम किसका है, कंपनी का। ठीक है, इसके अलावा हर डीवीआर का एक क्या मेंटेन होगा, सेपरेट रजिस्टर। मतलब एक किताब होगी जिसके अंदर लिखा होगा पहले नंबर का डीवीआर मिस्टर एक्स ने खरीदा, सेकंड नंबर का डीवीआर मिस्टर वाई ने खरीदा, इसने 25 शेयर खरीदे, इसने 50 खरीदे, इसने खरीदे थे 1 तारीख को, इसने खरीदे थे 20 तारीख को। ये सारी डिटेल्स एक सेपरेट रजिस्टर में मेंटेन होगी। मतलब रजिस्टर डिवेंचर का भी बनता है, इक्विटी शेयर्स का भी बनता है, डीवीआर का भी बनता है, प्रेफरेंस का भी बनता है, सबका अलग अलग रजिस्टर मेंटेन। कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सेक्शन 43, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का। बस एक डिफरेंस देख लो फिर अपन वी आर एंडिंग दी क्लास। छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस। बेसिस, एक बेसिस, एक इक्विटी शेयर्स और एक जगह प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिस, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, तीन। कोशिश करा करो बेसिस कहाँ पे लिख लो, वो जो टेबल होता है ना वहीं उसी तरह बिल्कुल पूरा पेज यूज किया करो। बेसिस, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। लिखो रिटर्न, रिटर्न बेसिस में लिखो पहला रिटर्न। इक्विटी शेयर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। देखो डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, और इनको क्या मिलता है, सिर्फ डिविडेंड एप्रिसिएशन, और उनको क्या मिलता है, सिर्फ डिविडेंड। मतलब अगर तुमने आज से 2 साल पहले अडानी पावर्स के शेयर्स खरीद लिए होते 40 रुपए में, तो आज वो शेयर्स है 400 रुपए, तो आपके 40 रुपए क्या बने, 400 रुपए। कैपिटल एप्रिसिएशन इसको कहते हैं। जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो इट इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसमें आप अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, डिविडेंड का मतलब पता ही है तुम लोगों को, ऐसा सिर्फ इक्विटी शेयर्स के साथ होता है, प्रेफरेंस के साथ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, रेट, रेट ऑफ डिविडेंड या रेट लिखो। इक्विटी में वेरिएबल रहता है और प्रेफरेंस में फिक्स्ड रहता है। इक्विटी को सर कभी कभी जीरो मिलता है, कभी कभी जितने का शेयर है ना उससे ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन प्रेफरेंस को एक फिक्स्ड है। क्या
नहीं फिक्स है ना, कम ना ज्यादा, कम ना ज्यादा, ऐसा नहीं कम दे दोगे या ज्यादा दे दोगे, कुछ नहीं। प्रेफरेंस को 10% है। प्रेफरेंस मतलब समझ लो इंटरेस्ट है, बस एक जगह फंस गए बेचारे। इन लोगों को इंटरेस्ट मिलना है, नुकसान हो चाहे फायदा, इनको तभी मिलेगा जब फायदा हो। ठीक है, एक चीज कभी अकाउंट में देखना पड़ के, इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, कभी डिविडेंड नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखना। इंटरेस्ट हमेशा पीएनएल अकाउंट के अंदर आता है, डिविडेंड कभी। बाकी पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें बतानी है, अभी तुरंत नहीं बता पाऊँ। वोटिंग राइट्स, इसको इक्विटी को यस और प्रेफरेंस को नो। रिडेम्पशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिडेम्पशन। इक्विटी में नो, प्रेफरेंस में यस। इक्विटी में नो, प्रेफरेंस में यस। रिडेम्पशन। कन्वर्जन, इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो सकता है क्या? किसमें कन्वर्ट करोगे? नहीं, नो लिख दो। प्रेफरेंस कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है, काय में? इक्विटी। रिस्क, इक्विटी में हाई है, प्रेफरेंस में कम है। सेम रिटर्न, इक्विटी में हाई है और प्रेफरेंस में कम है। इक्विटी में हाई है, प्रेफरेंस में कम है। रिटर्न रिटर्न रिटर्न, क्या भैया? रिटर्न इक्विटी में हाई है, प्रेफरेंस में कम। ठीक है। ठीक है, बस वोटिंग राइट तो लिख लिया ना? ठीक है, तो दीज वर द पॉइंट्स वेयर यू कैन डिफरेंशिएट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। याद रखना, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद ही पेमेंट किया जाता है, हर चीज में, डिविडेंड हो, रीपेमेंट का पैसा। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। इक्विटी को कभी बहुत मिलता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अपन आज की क्लास को क्लोज कर रहे हैं और इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, उसको बंद कर। वेरी गुड।